हेलो गाइस, दिस इज़ हर्षा और बाय द बुक में आपका स्वागत है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के चैप्टर 1 पे। और चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लेकिन ये सब कुछ पढ़ेंगे हम बिल्कुल बुक से, यहाँ से लाइन से लेके, तो इसलिए लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस वाले हिस्से में जो हमें बताया गया है और हम पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में और कंपनी रूल के 8 एक्ट्स के बारे में। तो कंपनी रूल जो है और क्राउन रूल क्या है वगैरह वगैरह, और हम अब पहुँचेंगे इस वाले पन्ने तक, यानी पेज 1.5 तक। ठीक है गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करते हैं तो हम एक टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। ओके गाइस, सो ये एक टाइमलाइन है, एक प्यारी सी टाइमलाइन, जिसमें हम देख रहे हैं कि 1600 में आया था क्वीन एलिज़ाबेथ का चार्टर। ओके, 1600 में आया था क्वीन एलिज़ाबेथ का चार्टर। उसके बाद ब्रिटिश अराइवल हुआ था इंडिया में 1608 में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में इंडिया में। उसके बाद ईएसी जो है 1765 तक वो ऐसी रही। फिर 1765 में ईएसी ने अपने आप को मतलब चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया? पहले वो सिर्फ रेवेन्यू लेती थी, पहले वो भारत से सिर्फ रेवेन्यू या दीवानी को लेती थी, लेकिन उसके बाद वो एक टेरिटोरियल पावर बन गई 1765 में। और 1765 के बाद 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी इंडिया को। लेकिन अब इस सबके इस पूरे टाइमलाइन के बीच में क्या हुआ, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो उसमें 2 हिस्से आते हैं, पहले था एक कंपनी रूल और दूसरा था एक क्राउन रूल। ठीक है, कंपनी रूल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रहा वो था 1773 से 1858 तक, और उसके बाद जो क्राउन रूल आया वो आया 1858 से 1947 तक। तो दोस्तों, ये समझना बहुत ही सिंपल है। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में और क्राउन रूल के बारे में, यानी कि 1773 से 1858 तक और उसके बाद 1858 से 1947 तक। तो अब हम चलते हैं अपने कंपनी रूल पे। कंपनी रूल है 1773 से 1858 तक। ओके, सो कंपनी रूल जो आया उसमें वो बेसिकली फर्स्ट स्टेप था जब ईएसी ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईआईसी होना चाहिए, मैं ईएसी क्यों बोल रही हूँ, ओ माय गॉड, मैंने आगे भी सब जगह ईएसी ही लिख रखा है। इट शुड बी ईआईसी गाइज। should I hold a pen or something? एक second guys. Okay, I'm back and I've corrected it. So, जो फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश का ईआईसी के द्वारा इंडिया को कंट्रोल करने का, और उसने रिकग्नाइज़ किया कि ईआईसी जो है वो हमारी पॉलिटिकल भी हो सकती है, और सबसे पहले उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म करने की कोशिश करी इंडिया में, वो सब हम पढ़ने वाले हैं अपने कंपनी रूल में। तो कंपनी रूल की अपने आप में एक टाइमलाइन है गाइज। ओके, सो कंपनी रूल की जो अपने आप में एक टाइमलाइन है जिसे हम फॉलो करेंगे ताकि आप समझ सको कि एग्जैक्टली हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ये रही हमारी टाइमलाइन। ओके, तो सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए 1781, जिसको हमने बोला एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आया एक्ट ऑफ 1786, और उसके बाद 4 चार्टर एक्ट्स आए। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 एंड 1853। ठीक है, ये 4 चार्टर एक्ट्स आए, और इन सब 8, ये अगर आप देखो 8 चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, 8 जो रूल्स हैं वो सब कुछ मिला के बनते हैं हमारे कंपनी रूल में। ओके, सो दिस इज़ द कंपनी रूल। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से।
और हम हर एक्ट का हम फीचर्स देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में 5 फीचर्स हैं। सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, तो वो गवर्नर ऑफ बंगाल यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, उन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनके साथ उन्हें 4 मेंबर्स भी दे दिए गए असिस्ट करने के लिए। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके गाइज, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड फीचर पे। तो सेकंड फीचर ये है कि पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो थे वो सब सेपरेट थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में सबॉर्डिनेट बना दिए गए गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को, यानी बॉम्बे और मद्रास जो थे वो बंगाल के अंडर कर दिए गए। बंगाल को समझ लीजिए मेन कैपिटल बना दिया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास है वो सब उसके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने करी, उन्होंने डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को इस्टेब्लिश कर दिया गया 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और उसके अलावा 3 अदर जजेस उनको दिए गए। फिर उसके बाद चौथी चीज़ जो उन्होंने बोली वो ये थी कि कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं होगी, ताकि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सारे रेवेन्यूज़ मिले, कोई आपस में कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा। कोई भी जो एम्प्लॉई है यानी सर्वेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो नेटिव से इंडियंस को कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, उनको कुछ भी देगा नहीं, उनसे कुछ भी लेगा नहीं। तो उन्होंने एक वो चीज़ अपनी सिक्योर कर ली। और जो 5वीं चीज़ थी वो उन्होंने क्या करी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए, कंपनी के ऊपर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया, जो कि आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने अब पूरे सब जगह पे EAC लिख रखा है, इट्स EIC, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। ओके, सो उन्होंने जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना लिए, जो कि कंपनी के सारे रेवेन्यूज़, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को रिपोर्ट करने के लिए मतलब उनको रिपोर्ट किया जाता है। ओके, सो ये सब चीज़ें जो हो गई, जो हमारी 5 चीज़ें हो गई, वो क्या हो गई? ओह माय गॉड, मैं कैमरा, वो हो गई कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858 के पहले रेगुलेटिंग एक्ट में। पहला रेगुलेटिंग एक्ट है 1773। अब हम आ जाते हैं गाइस, अब हम अपने आ जाते हैं अमेंडमेंट एक्ट पे, जो कि था 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उम्मीद है गाइस आप सब लोग देख पा रहे होंगे मेरे नोट्स को। ओके, सो अमेंडमेंट एक्ट आया 1781 में, और उसमें फिर से हमें कितने फीचर्स मिले? 5 फीचर्स। ओके, सो 5 फीचर्स क्या थे? अब देखो गाइस, यहाँ से ना मुझे सच में बहुत अजीब सी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। देखो, आप देखो कि उन्होंने आगे आगे क्या किया, वो लोग कितने मतलब चालाक, चंचल, चतुर थे। अब देखना शुरू करो। सबसे पहला उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल जो भी है और जो भी उनका काउंसिल है, ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल के हो गए, बॉम्बे के हो गए, मद्रास के हो गए, कहीं के भी हो गए, और जो उनके साथ का जो काउंसिल है वो सब क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और सर्वेंट्स ऑफ EIC जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्प्ट कर दिए गए। ओके, मतलब क्या है कि अब भैया वो कुछ भी गलत काम करे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, समझ गए? तो वो कुछ भी अपना आपस में करते रहे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा उनको। दूसरी चीज़ क्या थी? रेवेन्यू मैटर्स जो है EIC के, ओ माय गॉड, ओके, जो रेवेन्यू मैटर्स थे EIC के, उन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। ओके, जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं वो भी हटा दिए गए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अगर वो कुछ पैसों में भी कुछ गड़बड़ झाला करती है तो उसे कौन नहीं देखेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर आखिर बनाई किस लिए? सुप्रीम कोर्ट बनाई गई वहाँ के मासूम लोगों के लिए, जो कलकत्ता के जो रेजिडेंट्स थे, जो नेटिव्स थे, हाँ भैया, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लागू हो गई। पहले तो गाइस मुझे एक बात बताओ, एक ट्रेडिंग कंपनी अगर जो आई है वो सुप्रीम कोर्ट कैसे बना रही है? और वो सुप्रीम कोर्ट, पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया,
उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, सब पे होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, तुम भी खेलो हम भी खेलते हैं इसमें, हम तुम भी हिस्सा लो हम भी हिस्सा लेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपने जितने लोग थे उन सबको एग्जाम्प्ट कर दिया। भैया उनके जो एम्प्लॉई हैं वो भी एग्जाम्प्ट हो गए, जो उनके जो हेड है गवर्नर जनरल है, जो उनका काउंसिल है वो भी एग्जाम्प्ट हो गया, जो इतना वो पैसा बनाते हैं वो भी एग्जाम्प्ट हो गया। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक ट्रेडिंग कंपनी अपने लिए एक्सक्लूसिवली उन्होंने जो वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कलकत्ता रेजिडेंट्स पे, ठीक है। सबसे यहीं से मुझे लगता है यहीं से सबसे गड़बड़ झाला होना शुरू हो गया था, यहीं से सब गलत है मेरे हिसाब से। तो ये कैसे हो गया? इट्स लाइक कि मैं आपके घर पे आऊँ और आपके घर पे मैं पहले कहूँ कि अच्छा एक काम करते हैं कि मैं जो है ना तुम सब लोगों को देखूँगी और मैं तुम लोग का जो है लॉज फॉलो, जो मैं लॉज तुम्हें बताऊंगी वो तुम लोग फॉलो करना। तो क्या तुम लोग करने लगोगे? सीरियसली यहीं से इसी एक्ट से, अमेंडमेंट एक्ट जो है तुम्हारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मुझे तो लगता है यहीं से ही पूरा सब गड़बड़ झाला शुरू हो गया है, ठीक है। तुम लोग देखते जाओ आगे आगे क्या क्या होता है। उसके बाद फिर कोर्ट विल प्रोवाइड पर्सन ऑफ लॉ फॉर डिफेंडेंट्स, ठीक है। अब इन्होंने एक वकील का एक कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हो गया कि जो भी डिफेंडेंट है उसको पर्सन ऑफ लॉ, वकील कौन देगा? कोर्ट देगा, ठीक है। और हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से एक्ट किया जाएगा, मुस्लिम को मोहम्मदन लॉ से जो है फॉलो उन्हें कर जाएगा और उनके ऊपर लॉज अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। हिंदू के लिए हिंदू लॉ आ गया और मुस्लिम के लिए मोहम्मदन लॉ आ गया। तो इसमें अब थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम डिवीज़न भी होना हल्का शुरू हो गया है। पहले क्या होता था, जो भी राजा होता था या जो भी महाराजा है या कहीं पे अगर मुग़ल एम्परर है, जो भी है, अगर मतलब एक पर्सन है जो रूल कर रहा है, उसी में भैया अगर हिंदू महाराजा है तो भी हिंदू को भी जाना है, वहीं मुस्लिम को भी जाना है। अगर मुस्लिम जो है राजा है अगर किसी जगह में, तो वहाँ पे हिंदू को भी जाना है मुस्लिम को भी जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हल्का डिवीज़न होना शुरू हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम मोहम्मदन लॉ। चलिए, ऊपर से उन्होंने क्या कहा कि डिफेंडेंट जो है, मतलब कि भैया डिफेंडेंट कौन होगा? इंडियन ही होगा, कोई ना कोई, है ना, कोई नेटिव ही होगा। उसका भी वकील कौन प्रोवाइड करेगा? कोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये सब चीज़ ना धीरे धीरे आपका एक नैरेटिव जो है डिफाइन करती चली जाती हैं। खैर आगे चलते हैं। चौथी चीज़ उन्होंने क्या बताई, और उससे बड़ी बात, कि प्रोविंशियल कोर्ट कैन बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो हमारे कुछ अपने लोकल वो थे ना, मतलब लोकल के कहने का मतलब कि जो उस जगह के महाराजा थे, जो एक्चुअल में जो महाराज थे या कोई वहाँ के राजा होंगे या कोई एक गवर्निंग बॉडी होगी, है ना, जो भारतीय गवर्निंग बॉडी थी, ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोला है? प्रोविंशियल कोर्ट। तो पहले क्या हो रहा था? पहले हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भैया बिजनेस के लिए आई है। अब बिजनेस के लिए आई है, फिर उसने कहा कि अच्छा हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है, आप लोग एक सुप्रीम कोर्ट बना लीजिए। ऐसे राजा लोग के मतलब कोर्ट में जाने की जगह एक सुप्रीम कोर्ट बना लीजिए जिसमें हम सब आएंगे। अब इस वाले एक्ट के साथ क्या हो गया कि हमने तो सब अलग कर लिया, हमारे ऊपर कोई लॉ नहीं फॉलो होगा। ये सारे जो लॉ हैं वो किसके ऊपर थोपे जाएंगे? आपके ऊपर। ऊपर से उन्होंने क्या कर दिया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो भी किसके अंडर आ गई? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर आ गई। मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो EIC के अंडर आ गई। समझ गए आप? और उसके बाद क्या हुआ? पांचवी चीज़ उन्होंने क्या बताई कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, GGC है, वो रेगुलेशन फॉर्म करेगा प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल। उन्होंने ये भी बता दिया कि आप अपने रूल के हिसाब से चलेंगे भी नहीं, जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे हम आपको समझाएंगे, वैसे आपको अपना कोर्ट चलाना है, अपनी प्रोविंशियल कोर्ट चलानी है। तो दोस्तों, यहाँ से सब कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आना शुरू हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने तीसरे एक्ट पे। तीसरा एक्ट जो है कंपनी रूल के अंडर, वो क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या बताते हैं भैया? EIC को हमने डिस्टिंग्विश कर दिया। EIC अब जो है उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है ये सब छुपन छुपाई का खेल छोड़ो,
अब हम लोग डिस्टिंग्विश कर देते हैं, साफ साफ सामने आ जाते हैं कि भैया हमारी एक कमर्शियल बॉडी है और एक फंक्शनल पॉलिटिकल बॉडी है। ठीक है, कहने का क्या मतलब, कमर्शियल फंक्शन क्या हो जाएगा कि भैया जो देख रही है असली ट्रेड तो करना ही है भैया, पैसे तो उन्हें बनाने ही है, जो अपना बिजनेस तो वो कर ही रहे थे, तो वो कमर्शियल फंक्शन अलग हो गया। पॉलिटिकल फंक्शन उन्होंने अलग ला दिया कि अब हम भी जो है भारतीय पॉलिटिक्स में जहाँ पे हम हैं वहाँ की पॉलिटिकल फंक्शन की हमारी एक अलग बॉडी आ गई है। तो अब यहाँ से उन्होंने ना सिर्फ कोर्ट और प्रोविंशियल लॉ लेना शुरू कर दिया, उन्होंने पॉलिटिकल फंक्शन भी लेना शुरू कर दिया। अब कैसे करा उन्होंने, कैसे डिवाइड करा, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके दो अलग अलग फंक्शंस, दो अलग अलग बॉडीज होंगी। एक होगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, कमर्शियल अफेयर्स को वो गवर्न करेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल उन्होंने नया चीज़ बना दी, और वो क्या करेगा, वो क्या देखेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। यानी कि जितना भी एरिया को वो कवर करते हैं, उसका जो भी सिविल, जो भी मिलिट्री है, जो भी वहाँ का रेवेन्यू, कितना पैसा बनता है, कितना वहाँ क्या क्या काम होता है, कितनी मिलिट्री है, सब कुछ वो अब सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार क्या डिफाइन कर दिया, पहली बार उन्होंने डिफाइन कर दिया ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। तो अब तक हम कहाँ पे आ चुके हैं, अगर हम बुक में देखें गाइस, तो अब तक हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं। हमने देखो कंपनी एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के 5 फीचर्स कवर कर लिए। फिर हमने क्या किया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पढ़ लिया, अमेंडिंग एक्ट यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद हम पहुँच गए इसके फीचर्स पे। अमेंडिंग एक्ट के हमने 5 फीचर्स पढ़ लिए। ठीक है, जहाँ से मैंने कहा कि गड़बड़ जाला होना शुरू हो गया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उसके आगे वाले एक्ट पे। उसके आगे वाला एक्ट कौन सा था, उसके आगे वाला एक्ट था एक्ट ऑफ 1786। तो अब हम आ जाते हैं एक्ट ऑफ 1786 पे। एक्ट ऑफ 1786 में भैया एक बहुत ही मतलब भयंकर से हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, जीजीबी आए, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो मतलब तानाशाह से भी बड़े तानाशाह आप कह दीजिए। उन्होंने आते ही 2 डिमांड रख दी। क्या डिमांड रख दी कि भैया मुझे एकदम सुप्रीम पावर चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी कि मुझे इस बात की पावर चाहिए कि मैं ओवरराइड कर सकूं अपने काउंसिल के डिसीजन को भी। यहाँ तक कि अगर काउंसिल ने भी कोई डिसीजन जो है बनाया है, लेकिन मुझे अगर नहीं पसंद आ रहा, मुझे उसको बदलने का मन है, तो मैं उससे भी ओवरराइड कर दूँ। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि मुझे कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। मतलब एकदम जो है एकदम सर्वे सर्वा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के वो बनना चाहते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस एक्ट में, एक्ट ऑफ 1786 में यही चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आपको ये हमने पावर दे दी कि आप जो है सबसे सुप्रीम हेड बन सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, कमांडर इन चीफ बन सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं गाइस चार्टर एक्ट 1793 पर। ओके, अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 4 चार्टर एक्ट्स आएंगे, तो ये पहला चार्टर एक्ट आ गया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये वाला जो एक्ट था उसी को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि यार हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। गाइस, उनको कुछ पावर हंग्री पीपल थे, ठीक है, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब कुछ करते हुए। तो उन्होंने कहा कि अब हम एक ही बार क्यों करें, हम सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही क्यों करें, हम ये चीज़ हम सबके लिए अब फॉलो कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो हमने ओवरराइडिंग पावर दी है, अब वो जितने फ्यूचर के जितने गवर्नर जनरल्स हैं सबके लिए दे दी है, सबको मिल जाएगी ये पावर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे से ज़्यादा पावर मिलेगी। गवर्नर जनरल देखो बॉम्बे के भी थे और मद्रास के भी थे। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि भले ही तुम्हारा जो नाम सेम है, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी। तुम लोग छोटे लोग हो,
तुम लोग हटो, बॉम्बे मद्रास वाले, हम बंगाल वाले जो हैं ये हम सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। फिर उन्होंने एक तीसरी चीज़ क्या इंट्रोड्यूस करी, ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स मोर। उन्होंने कहा 20 साल तक हम लोग और भी ज़्यादा अपना मोनोपोली रखेंगे, 20 साल तक और हम कहीं नहीं हटने वाले। फिर उन्होंने कहा, चौथी चीज़ क्या कही कि कमांडर इन चीफ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अंटिल अपॉइंटेड। मतलब कमांडर इन चीफ का कहने का मतलब ये है गाइस कि जो कमांडर इन चीफ है उसको गवर्न करने वाला, उसको कहने वाला कि भैया तुम लॉ के अंडर हो, तुम कोई लॉ फॉलो कर लो, ऐसा कहने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। कोई नहीं कह सकता कमांडर इन चीफ को कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों कर दिया है, तुमने सही काम क्यों कर दिया, कुछ नहीं, ठीक है। गवर्नर जनरल काउंसिल का पार्ट वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवी चीज़ क्या आई, मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ BOC, BOC नहीं BOD, पेड बाय इंडियन रेवेन्यूज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स याद है आपको गाइस? आउच, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, इसमें यही लिखा था, हाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आई एम सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, BOC इज़ करेक्ट, इट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको पता होगा, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो किससे गवर्न, उसकी सैलरी कहाँ से आएगी? देखो दोस्तों, जितनी भी, अगर मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है तो वो जो भी अपना प्रॉफिट बनाएगी उसी से तो अपने सैलरीज जो है देगी ना, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि वो प्रॉफिट अब अलग रखेंगे, ये जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर्स और स्टाफ है उनकी सैलरी का पैसा भी तुम लोग दोगे, यानी इंडियंस देंगे। जो इंडियन रेवेन्यू अलग से लिया जाएगा उससे मेंबर एंड स्टाफ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी मिलेगी। समझ गए गाइस? तो धीरे धीरे आप देख रहे हो, धीरे धीरे कंट्रोल कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बाद हम पहुंच जाते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे। ओह माय गॉड, मेरी बुक ओके, चार्टर एक्ट 1813 पे। 1813 में जो चार्टर एक्ट था उसमें हमें 4 पॉइंट्स फिर से देखने को मिलते हैं। क्या है वो 4 पॉइंट्स? देखो, सबसे पहला है कि उन्होंने ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है? पहले उन्होंने कहा था कि भैया सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है ट्रेडिंग करेगी और हम किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं यार, अपने वाले लोगों को तो हम फ़ायदा होने देंगे ना। उन्होंने कहा सारे ब्रिटिशर्स जो हैं वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी लूटेगी, बाकी ब्रिटिशर्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स। अभी भी उन्होंने मोनोपोली किस चीज़ की रख रखी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टी के लिए मोनोपोली रख सकती। कोई ब्रिटिशर टी के लिए नहीं कर सकता, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी ट्रेडिंग इंडिया में। और उन्होंने क्या कहा था कि चाइना के साथ मोनोपोली, मतलब चाइना को नहीं आने देना है इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही रहेगी इंडिया में। फिर उन्होंने क्या कर दिया? सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? क्रिश्चियन मिशनरीज कैन कम टू इंडिया टू इनलाइटन द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने, अब देखो धीरे धीरे ना सिर्फ वो जो है, ना सिर्फ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ वो पॉलिटिकल गवर्नेंस कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते थे कि वो क्रिश्चियनिटी जो है मतलब अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, मतलब यहाँ तक कि लोगों को मतलब एनलाइटन करने के लिए। अब ये तो पॉलिटिकल टर्म्स में एनलाइटन लिखा हुआ है कि बस सिर्फ लोगों को बताएंगे, लेकिन क्या वो सिर्फ एनलाइटमेंट था या कुछ और भी था? थोड़ा सा वो जो है ना, हर किसी को जाके उन्हें बताना हो कि भैया नहीं, हमारा जो क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके बारे में जानो, वो कितनी अच्छी है। तो मतलब रिलीजियसली भी वो चाहते थे कि इंडिया में सब कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या ऑथराइज़ किया?
लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज किया और पनिश करने के लिए वो करा। लेकिन जो टैक्सेस हैं वो जा किसको रहे हैं? टैक्सेस जाएंगे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही, ठीक है। लेकिन विलेन कौन बनेगा? विलेन बनेगी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब भाई देखो, एक पर्सन जो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स इन्फोर्स करने वाला, जो हमारे पास जो इमीडिएट पर्सन होता है, इमीडिएट बॉस जो होता है, हम उसी को विलेन समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि उसके ऊपर भी कोई है जो उसे कुछ करने के लिए कह रहा है कि नहीं। तो अब विलेन कौन बनेगा? टैक्सेस कलेक्ट करने का विलेन कौन बनेगा? लोकल गवर्नमेंट बनेगी, वो पनिश करेगी। और लोग ये सोचेंगे ही नहीं कि जो है, ध्यान ही नहीं जाएगा कि भैया उनके ऊपर जो EIC है वो असल में काम कर रही, नहीं। वो क्या सोचेंगे कि हमारी गवर्नमेंट तो हेल्प ही नहीं करती। इधर से थोड़ा सा जो है उनको वूंडिंग होगी, और इधर से जो है क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ना सिर्फ मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को अच्छा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखो हम जो है, हम कितने अच्छे हैं, हम आपको जो है सब कुछ करने की इजाज़त देंगे, और हमारा रिलीजन भी इतना अच्छा है, वगैरह वगैरह। मतलब एक तरीके से वो अपना सब कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और जितने भी हार्ड वर्क होते थे वो किसको दे देते थे? लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं चार्टर एक्ट 1833 पे। चार्टर एक्ट 1833 जो था वो था, उसमें बुक में लिखा हुआ है फाइनल स्टेप्स टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या ऐसा किया है जिससे हमें ऐसा लगेगा कि भैया अब मतलब सच में इम्पोर्टेंस जो है ब्रिटिश की इतनी हो गई है इंडिया में कि अब जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट का सेंट्रलाइजेशन होने वाला है। क्या क्या किया उन्होंने? देखो, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको क्या नाम दे दिया? आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, GG ऑफ इंडिया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब तो इसका मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे, तो आप किसका नाम बताएंगे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। उन्होंने क्या कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हैं और जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास हैं, उनको हम लेजिस्लेटिव पावर नहीं देंगे, लॉज वाली पावर नहीं देंगे। वो हम किसको दे रहे हैं? एग्जीक्यूटिव पावर किसको दे दी गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसी के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रीवियस जो लॉज जो उन्होंने बनाए थे वो रेगुलेशंस बनाए थे, लेकिन अब जो नए लॉज हैं हम उनको क्या नाम दे रहे हैं? एक्ट्स का नाम दे रहे हैं। एक्ट मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ है ना, समझ गए ना। रेगुलेशन और एक्ट्स में नाम में ही कुछ ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत कोई स्ट्रिक्टनेस आ गई है लॉज में, राइट। और चौथी चीज़ उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा कि EIC जो है वो अब कमर्शियल बॉडी नहीं है, अब वो पूरी तरह से किसके अंडर है? हिज मैजेस्टी के अंडर है और उनके एयर्स के अंडर है। कहने का मतलब क्या है कि EIC अब डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गई थी? ब्रिटेन गवर्नमेंट से और ब्रिटिश क्राउन से, राइट। समझ गए। और पांचवी चीज़ उन्होंने क्या करी? उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक कोशिश करी थी कि चलो हम इंडियंस को भी अपना, जितने भैया एम्प्लॉय कितने ला सकते हैं आप, ब्रिटेन से कितने सारे ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, कितने सारे ब्रिटिशर्स ट्रैवल करेंगे, इंडियन एम्प्लॉयज़ तो रखने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हम इंडियंस को भी ओपन कंपटीशन रख के हम इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि भैया हमको मंजूर नहीं है, हम किसी भी इंडियन को जॉब नहीं देने देंगे। हमारी EIC जो है ब्रिटिश कंपनी है, तो ब्रिटिश लोग ही इसमें काम करेंगे। खैर, ये 5 फीचर्स हो गए हमारे चार्टर एक्ट के।
कौन से? 1833 के चार्टर एक्ट के। अब हम आ जाते हैं अपने चार्टर एक्ट 1853 पे। और ये हमारा 8वां जो है वो है 8वां एक्ट है हमारी कंपनी रूल की टाइमलाइन पे, और 4था चार्टर एक्ट है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 कंपनी रूल का फाइनल एक्ट है। और इसमें क्या क्या डिफाइन किया, लेट्स सी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने फाइनली सब कुछ सेपरेट कर दिया, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन उन्होंने डिफाइन कर दिया कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग है और लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग हैं। ठीक है, तो उन्होंने लेजिस्लेटिव फंक्शन अब भैया अलग हैं तो उनको कौन जो है संभालेगा, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एडिशनली 6 मेंबर्स और लाएंगे। अब ये जो 6 मेंबर्स हैं उन्हें हम जो है 6 मेंबर्स का जो काउंसिल है उन्हें हम बताते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या ICLA। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया उन्होंने पहली बार बना दिया और उसका नाम दिया ICLA, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही काम करता था जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी ब्रिटेन में, वैसे ये जो 6 मेंबर्स की जो काउंसिल थी वो किस तरीके से काम कर रही थी, एक मिनी पार्लियामेंट की तरह, इंडिया की एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। अब उनका स्पेशल फंक्शन मतलब गवर्नमेंट में एक स्पेशल फंक्शन था, तो इसका मतलब उन्हें एक स्पेशल मशीनरी भी चाहिए। मतलब उनका सारा प्रोसेस होगा, मतलब एक ढंग से प्रोसेस होगा, एक मशीनरी होगी कि कैसे भैया वो काम करेगा, कौन से रूल्स फॉलो करेगा, सब कुछ। मतलब एक पूरा एक अलग गवर्नमेंट की एक बॉडी बन गई थी जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए। ठीक है, फिर से उन्होंने पिछली बार तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था कि हमको इंडियंस को जॉब नहीं देनी है। लेकिन गाइस अब आप खुद ही सोचो कि ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी अगर आप उनकी तरफ से सोचें तो, कि भैया कितने सारे वो ब्रिटिशर्स को ला पाएंगे EIC के द्वारा, है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स को अगर आप लाएंगे तो फिर उनके रहने खाने का खर्चा सब उन्हें उठाना पड़ेगा, प्लस उनकी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी और वो भी उस करेंसी से देनी पड़ेगी। अगर आप इंडियन जॉब्स को देंगे, इंडियन एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो उनको थोड़े कम पैसे में भी चल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भैया सस्टेनेबल अगर हमें लंबे समय चलना है तो हमें इंडियन एम्प्लॉयज़ रखने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने फाइनली फिर ओपन कंपटीशन और रिक्रूटमेंट जो है इंडियंस का ले लिया, और ऊपर से इंडियन काउंसिल में आने के लिए भी ओपन कंपटीशन रख दिया। ठीक है, तो और इसका एक मेन देखो, काउंसिल में आ रहे हैं इंडियंस को, काउंसिल में आने का जो है एक चीज़ ये भी रखती, इसलिए भी आने दिया क्योंकि भैया वही तो बताएंगे कि क्या चल रहा है, एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए कि नहीं चाहिए अपनी काउंसिल में, ये भी तो सोचो। अब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आप कोई ब्रिटिश पर्सन कितना भी वहाँ चला जाएगा वो नहीं समझ पाएगा कि असल में चल क्या रहा है। इसके लिए उन्हें एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसके लिए भी उन्होंने काउंसिल में इंडियंस को आने दिया। तो उसलिए क्या बनाया गया, मकॉले कमेटी। ठीक है, मकॉले कमेटी बना दी गई जिसको 1854 में नियुक्त किया गया। और ये क्या थी, ये बेसिकली एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे तो नहीं, बट आप समझ जाइए उसी तरह की कमेटी है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सटेंडेड कंपनी रूल पे, यानी पॉइंट नंबर 3 पे। तो उन्होंने फिर से भैया 20 साल उनके ख़त्म हो गए, उन्होंने फिर से कहा कि भैया हम फिर से और एक्सटेंड कर रहे हैं अपना कंपनी रूल। लेकिन इस बार उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कब तक रहेगा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक रहेगी इंडिया में। अब उन्होंने इस बार डिफाइन ही नहीं किया भैया हमें जब तक रहना हम तब तक रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है वो डिफाइन कर सकती कि अब आप जो है, अब आपका रूल अगर अबॉलिश कर दिया गया तो कर दिया गया, नहीं किया गया तो नहीं किया गया। ठीक है, और उसके बाद फाइनली चार्टर एक्ट में
उन्होंने ICLA के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, ICLA के 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए थे। तो ये हो गए हमारे 8 एक्ट्स फ्रॉम द कंपनी रूल। उम्मीद है गाइस आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार हम ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं, एक छोटा सा, तो क्योंकि अब हमारी टाइमलाइन और भी ज़्यादा प्यारी सी हो गई है, डिफाइन हो गई है। ओके, सो लेट्स सी अ रिवीजन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल सबॉर्डिनेट बन गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता स्टैब्लिश हुआ गया था, प्राइवेट ट्रेड कोई नहीं करेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, फिर 1781 में क्या हुआ? जितने भी ब्रिटिश के लोग थे, जितना भी उनका लेन देन था, वो सब कुछ एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश के जो लोग थे उन सबसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। भैया आपका जीजी काउंसिल जो है सर्वेंट एग्जेम्प्टेड है, रेवेन्यू एग्जेम्प्टेड है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना दिया? नेटिव्स के लिए, इंडियंस के लिए सुप्रीम कोर्ट बना दिया। और यहाँ तक कि जो प्रोविंशियल कोर्ट थी, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसको भी अपने अंडर ले लिया, जीजीसी के अंडर ले लिया। फिर आ गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने क्या कहा? वो फाइनली खुल के आ गए कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक बिजनेस कंपनी नहीं है, हमारे जो है 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक कमर्शियल और एक पॉलिटिकल। कमर्शियल में था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी वो थी पॉलिटिकल के लिए। और पहली बार उन्होंने क्या बता दिया कि भैया ब्रिटिश पोजेस्ड इंडिया, यानी कि मैंने पॉज लिख रखा है, इट्स पोजेस्ड, ब्रिटिश पोजेस्ड इंडिया। पहली बार उन्होंने डिफाइन कर दिया कि हाँ भैया हमने थोड़ा सा तुम लोग का जो हिस्सा है, थोड़ा सा बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का, वो हमने ले रखा है। उसके बाद हम कहाँ पे आ गए? एक्ट ऑफ 1786 में। एक्ट ऑफ 1786 है जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस आके उन्होंने क्या बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर मिलनी चाहिए, जो है जीजीबी जो है वो ओवरराइड कर सकता है काउंसिल को भी, और वो ही कमांडर इन चीफ होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर आ गया चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में मतलब क्या मतलब था कि ऑल फ्यूचर जीजीबीज को भी सेम पावर मिल गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर मिली थी, उसके बाद उन्होंने मद्रास और बॉम्बे पे भी कंट्रोल और ज़्यादा कंट्रोल ले लिया। ट्रेड मोनोपली कर ली, 20 साल तक एक्सटेंड कर दी। CIC यानी कमांडर इन चीफ जो थे वो अब काउंसिल के बाहर एक्ट करेंगे, मतलब काउंसिल से भी ऊपर रहेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पेमेंट है वो इंडियन टैक्सेस से आएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट से नहीं होगा, इंडियन रेवेन्यू से आएगा। ठीक है फिर उसके बाद आ गया CA 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, उसमें उन्होंने क्या बोला? धीरे धीरे उन्होंने और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी कि सारे ब्रिटिशर्स अलाउड होंगे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उन सबको अलाउंस है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि क्रिश्चियंस भी जो है आके इंडिया में बताएं कि हमारा क्रिश्चियनिटी कैसी चलती है, और जो है लोगों को इनलाइटन करें कि जो है वो कितना अच्छा है। उसके बाद और जो लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करेगी। फिर आ गया चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि थे विलियम बेंटिक। उसके बाद जीजी बॉम्बे और मद्रास जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आ गए। रेगुलेशंस का नाम हटा के उन्हें एक्ट्स का नाम दे दिया गया। उसके बाद EAC अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। ठीक है, और सिविल अटेम्प्ट जो है उन्होंने देने की कोशिश करती, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था, तो सिविल अटेम्प्ट वाज नॉट गिवन टू इंडियंस। ठीक है, फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में उन्होंने क्या कहा कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस अब अलग से कर दिए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने 6 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो कि एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता, और उसका नाम रखा गया ICLA उसके लिए। और फिर उसके बाद उस काउंसिल में इंडियंस को भी लेने की बात कही गई, इंडियंस भी काउंसिल में रहेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रख दिया, वो हो गया मकौले कमेटी। उसके बाद कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया गया।
और फिर ICLA में 4 लोकल मेंबर्स फाइनली आ गए। तो इस तरीके से हमारी कंपनी रूल की टाइमलाइन कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया एक बार बुक में भी देख लेते हैं। तो हमने उसके बाद हमने एक्ट ऑफ 1786 पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। हम अब यहाँ तक पहुँच गए हैं पेज 1.5 तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल। तो ओके, ये था पार्ट 1 ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रॉम इंडियन पॉलिटी M. लक्ष्मी का।